हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो करने वाले हैं, जिसके अंदर हम नदी से बनने वाली स्थलाकृति हैं उनको देखने वाले हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमने टॉपिक की। इसका नाम है फ्लूवियल लैंडफॉर्म। फ्लूवियल लैंडफॉर्म वो स्थलाकृति होती है जो चलते हुए पानी के द्वारा बनाई जाती है, परंतु मुख्य रूप से बात करें तो यह नदी के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म होते हैं। फ्लूवियल एक लैटिन भाषा का शब्द है। यह फ्लूवियोस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है नदी। जब नदी किसी जगह से निकलती है और जब वह समुद्र में जाके मिल जाती है, उस बीच जो स्थलाकृति बनती है उन्हें हम नदी से निर्मित स्थलाकृतियां हैं वो कहते हैं। दोस्तों, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो नदी होती है वो तीन अवस्थाओं में अपना जीवन काल है वो पूर्ण करती है। सबसे पहले जो स्टेज होती है वो यंग स्टेज होती है, जिसके अंदर नदी के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है वो होती है। उसके बाद जो बीच वाली स्टेज होती है वो मैच्योर स्टेज होती है, जिसके अंदर नदी के पास है वो मीडियम जो एनर्जी है वो होती है। फिर आखिरी जो स्टेज होती है वो ओल्ड स्टेज होती है, जिसके अंदर जो एनर्जी है नदी के पास वो बहुत ज़्यादा कम होती है। किसी की नदी के है वो तीन अवस्थाएं ये हो सकती है: यंग स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। जब कोई नदी यंग स्टेज में होती है तब वह चीजों का इरोजन करती है। मैच्योर स्टेज में होती है जब वो तो चीजों अवसादों का वो ट्रांसपोर्ट करती है, और ओल्ड स्टेज में होती है और डिपोजिट, वो अवसादों को डिपोजिट है वो करती है। स्टेज वन के अंदर दोस्तों बात करें तो नदी का अपर्दन कार्य होता है। जब नदी यंग स्टेज में होती है तब उस नदी के में बहुत ज्यादा वेग होता है, शक्ति होती है, जिससे उसके रास्ते में जो भी आता है उसी उसी से नदी चट्टानों को काटती और छाटती चली जाती है। यानी कि जो कंकड़ पत्थर हैं वो नदी के बीच में जो आते हैं उनसे ही वह चीजों को तोड़ती फोड़ती हुए चली जाती है, क्योंकि इस जो स्टेज के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है वो नदी के पास होती है। जब नदी युवा अवस्था में होती है तब नदी का मुख्य कार्य अपरदन करना ही होता है। ठीक है, इरोजन करना इस नदी का मुख्य कार्य होता है। नदी अपरदन का कार्य दो रूपों में करती है। पहला, वह घाटी को तली व किनारों से काटती है, और दूसरा नदी वह कंकड़ पत्थर के द्वारा टकराव से अपरदन है वो करती है। नदी अपरदन के रूप जो हैं उसमें सबसे पहले नदी भौतिक अपरदन करती है, दूसरा रासायनिक अपरदन है वो करती है। सबसे पहले देख लेते हैं भौतिक अपरदन नदी किस प्रकार से करती है। नदी अपने प्रवाह वेग से मलबे आदि को तल से घसीटते हुए जाती है, और ये चट्टानी टुकड़े औजार का काम करते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं वो नदी का साथ में मिलके एक औजार का काम करते हैं, और नदी का इरोजन कार्य में है वो सहायता करते हैं। इस भौतिक अपरदन प्रक्रिया को अपघर्षण कहा जाता है। अपघर्षण की मात्रा तथा रूप नदी के पदार्थों के गुणों पर आधारित होती है। इसमें गोलासम कंकड़ पत्थर के टुकड़े अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और इन पदार्थों को छेदन यंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ये याद रखना, इनको छेदन यंत्र है, कंकड़ पत्थर और ये गोलासम है, इनको छेदन यंत्र कहते हैं, जो नदी के घाटी में लंबवत व क्षैतिज रूप में कटाव करते हैं। अगला जो भौतिक अपरदन में अगला जो वो है संघर्षण। नदी के द्वारा बहा कर लाए गए असंगठित पदार्थ यानी कि कंकड़ पत्थर जब आपस में रगड़ खाते हैं, उससे जो अपरदन होता है उसे सन्निकर्षण कहते हैं। ये पदार्थ आपस में रगड़ खा खाकर नुकीले हो जाते हैं और आखिर में बजरी व रेत में बदल जाते हैं। तो यानी कि दोस्तों, जो भौतिक अपरदन है वो दो रूपों में होता है। सबसे पहले यानी कि अपघर्षण होता है। तो जो घसी टुकड़े हैं वो क्षैतिज और लंबवत दिशा में नदी के का कटाव करते हैं। दूसरा शनि घर्षण होता है। इसके अंदर टुकड़े जो कंकड़ पत्थर है अवसाद हैं वो आपस में टकराते हैं और नुकीले होते जाते हैं और अपरदन है वो करते हैं। जल की दाब क्रिया या जल गति क्रिया क्या होती है? इस प्रक्रिया में नदी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को कंकड़ पत्थर से तोड़कर या ढीला कर बहा ले जाती है। इसे हम जल की दाब क्रिया वो कहते हैं। इस क्रिया में अपरदन को केवल जल का ही सहयोग मिल पाता है। इस क्रिया में जल की गति या वेग बहुत तेज होना
चाहिए, वो है जरूरी। ठीक है। दूसरा है दोस्तों रासायनिक अपरदन। जब जब नदी अ, खनिज, नमक, चट्टान, जिप्सम, चूना पत्थर इत्यादि खनिजों को बहा ले जाता है, तब उसे रासायनिक अपरदन है वो कहा जाता है। यह रासायनिक अपरदन संसारण गोलीकरण क्रिया द्वारा होता है। अनुमान है कि प्रति वर्ष है वो नदी 5 अरब टन सेल पदार्थ है वो समुद्र के अंदर ले जाती है। ठीक। स्टेज 2 है, उसके अंदर नदी का वो कार्य परिवहन का होता है, ट्रांसपोर्ट का कार्य जो नदी का होता है उसके अंदर मुख्य है। नदी जब युवावस्था में कंकड़ पत्थरों, चट्टानों की तोड़फोड़ यानी इरोजन करती है, फिर मैच्योर अवस्था में उसे अपने साथ बहा ले जाती है, जिससे नदी का वो परिवहन कार्य संपन्न हो पाता है। नदी जो कंकड़ पत्थर अपने साथ बहा के ले जाती है, उसकी भी एक सीमा होती है। नदी का परिवहन शक्ति को दो कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। पहला है बोझ, यानी कि उस कंकड़ पत्थर के अंदर कितना बोझ है, उसका आकार, उसकी मात्रा क्या है। और अगला जो है नदी का वेग, यानी कि नदी के पास कितनी पावर है उस अवसाद को आगे तक लेके जाने के लिए। ठीक है। लेटरल इरोजन, इसके अंदर क्या होता है कि नदी अपने दोनों किनारों के पास है वो इरोजन करती है। और दूसरा है हेडवर्ड इरोजन, जब नदी अपनी गहराई के अंदर इरोजन है वो करती है, यानी कि यहाँ पे जब नदी अपनी गहराई में इरोजन करेगी तो हेडवर्ड इरोजन कहलाएगा, और जब नदी अपने किनारों के से इरोजन करेगी तब वह लेटरल इरोजन कहलाता है। चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं कि नदी के द्वारा यंग स्टेज में कौन कौन सी स्थलाकृति हैं वो बनाई जाती हैं। तो दोस्तों नदी है वो अपनी यंग स्टेज के अंदर वी शेप वैली, गोर्ज, कैनियन, वाटरफॉल और रैपिड्स है वो बनाती है। ठीक है। कोशिश करेंगे कि दोस्तों आज हम ये जो यंग स्टेज की स्थलाकृति हैं इनको पूरा कर लें, और आगे की जो स्थलाकृति हैं यानी कि मैच्योर स्टेज में और ओल्ड स्टेज के अंदर जो स्थलाकृति नदी बनाती है उनको हम या तो इसी वीडियो के अंदर पूरा कर लेंगे, या फिर अगली जो वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 के अंदर उसको हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले वी शेप वैली। दोस्तों नदी है वो अपने युवा अवस्था में गहराई में ज्यादा इरोजन करती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर नदी वो कम इरोज करती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ये गहराई के अंदर इरोजन करती रहती है, और लास्ट में जाके वो वी शेप के वैली के अंदर है वो बदल जाती है। जब नदी अपनी यंग स्टेज में होती है तब वह क्षैतिज अपरदन कम और लंबवत अपरदन ज्यादा करती है, यानी कि इस ऐसे इरोजन कम करती है और इस प्रकार से इरोजन है वो ज्यादा करती है, जिससे धीरे धीरे वी आकार की घाटियां वो बन जाती है। वी आकार की घाटियां ज्यादा वहां बनती हैं जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा और चट्टान ज्यादा कठोर नहीं होती है। ठीक है। इन घाटियों में दीवारों का ढाल तीव्र और उत्तल होता है। इसमें गहराई व आकार दोनों की वृद्धि होती रहती है। वी आकार की घाटियों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है गोर्ज और दूसरा है कैनियन। गोर्ज, जब वी आकार की घाटियों की गहराई बहुत अधिक हो जाती है और यदि उसके सामने कोई पर्वत, पठार आदि आ जाता है, तब नदी उसको पर्वत को बीचों बीच से काट देती है और अपना रास्ता बना लेती है। और नीचे है वो आई शेप की एक घाटी है, यानी कि शेप है वो बना देती है, जिसे हम गोर्ज कहते हैं। ठीक। गोर्ज का निर्माण तब होता है जब वी आकार की घाटियों का ढाल अधिक तीव्र व तेज हो। गोर्ज को कंदरा भी कहा जाता है। इस में देख सकते हैं आप, गोर्ज नीचे से आई शेप का होता है। गोर्ज का ऊपर व नीचे का हिस्सा बराबर होता है, यह हमेशा आई आकार की आकृति है वो बनाता है। गोर्ज हमेशा आई आकार की घाटी बनाता है और यह हमेशा वहां बनता है जहां चट्टानें वो कठोर होती है। दुनिया का सबसे गहरा गोर्ज काली गंडकी नदी बनाती है जो नेपाल के अंदर स्थित है। आगे बात करें तो कैनियन। कैनियन को दोस्तों हम गोर्ज का ही एक मॉडिफाइड रूप कह सकते हैं। कैनियन भी एक प्रकार का गोर्ज ही है, इसका ही एक रूप होता है। इसमें फर्क इतना होता है कि कैनियन का तल पतला और ऊपर से शीर्ष है वो थोड़ा चौड़ा होता है। कैनियन गोर्ज से अधिक गहरा, संकरी व बड़े होते हैं। गोर्ज के विकसित रूप को ही कैनियन कहा जाता है।
अमेरिका में कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया ग्रैंड कैनियन 483 किलोमीटर है, वो लंबा है। लगभग 2088 मीटर है, वो गहरा है, और 6 से लगभग 16 किलोमीटर तक है वो चौड़ा है। अब बात करें दोस्तों, एक ये पॉइंट है पोर्ट होल। पोर्ट होल की क्या होता है, नदी के मार्ग में आने वाली ठोस चट्टानी टुकड़े लुढ़कते हुए गहरे खड्डे में बना देते हैं, और दोनों तरफ से पानी गिरने के कारण वह चट्टान है वो घूमती रहती है। यानी कि ये से कोई है और बीच में कोई चट्टान है, और यहाँ से पानी आता रहता है, और ये चट्टान है ये घूमती रहती है। ठीक है। और घूमते घूमते वो गड्ढा है वो बहुत ज्यादा गहरा ये बनाते जाते हैं। इसके द्वारा बनाए गए गड्ढे की तली चौड़ी व मुंह संकरा होता है। ज्यादातर पोर्ट होल्स रैपिड्स के ऊपर और वाटरफॉल के नीचे है वो बनते हैं। अधिक गहरे पोर्ट होल को प्लंज पूल कहा जाता है। अब दोस्तों बात करें तो इसके अंदर हमने वी शेप वैली देख ली, गोर्ज देख लिए, कैनियन देख ली। अब दोस्तों रैपिड्स और वाटरफॉल रहते हैं, उनको हम देख लेते हैं। वाटरफॉल वाटरफॉल की जब किसी चट्टान का आगे का हिस्सा मुलायम और पीछे का हिस्सा कठोर होता है, तब पानी कठोर चट्टान के बजाय मुलायम चट्टान के साथ अपरदन करता है और धीरे धीरे उस मुलायम चट्टानी भाग को खत्म कर देता है, जिसके बाद पानी उस कठोर चट्टान के सहारे सीधा ही वो नीचे गिरता है, जिसे हम जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मुलायम चट्टान है, यहाँ पे कठोर चट्टान है, वाटर यहाँ से आता है और इस जो मुलायम चट्टान है इसके साथ इरोजन करता है और सीधा ही नीचे गिरता जाता है, जिसे हम वाटरफॉल या जलप्रपात कहते हैं। ज्यादातर भूकंप, ज्वालामुखी व भू संचरण के कारण जलप्रपात बनते हैं। जलप्रपात वहीं बनते हैं जहां मुलायम व कठोर दोनों चट्टानें मौजूद होती है। जब पानी चट्टानों से नीचे गिरता है तब वह नीचे खड्डा कर देता है, जो अत्यधिक गहरा होता है, जिसे हम प्लंज पुल जिस जो हमने पोर्ट होल अभी किया था वो इसे कहा जाता है। मुख्य रूप से जलप्रपात दो अवस्थाओं में बनते हैं, और भी कई अवस्थाएं हैं, परंतु मुख्य रूप से हम दो ही अवस्थाओं को देखते हैं। पहली अवस्था है जब चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था में हो। कई बार कोमल चट्टानों के ऊपर कठोर चट्टानें आ जाती है, जिसे कैप रॉक कहते हैं। और जब कठोर चट्टानों से पानी नीचे गिरता है तब वह धीरे धीरे मुलायम चट्टान को काट देता है और कठोर चट्टान पीछे सरकने लगती है। यानी कि इसके अंदर देख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर कठोर चट्टान है, फिर नीचे मुलायम चट्टान है, उसके नीचे कठोर चट्टान है, और धीरे धीरे जो वाटर है वो मुलायम चट्टान को काटता रहता है और ऊपर से फिर कठोर चट्टान के सीधा ही ऊपर से नीचे वो गिरता है। ये जो वाटरफॉल होते हैं ये धीरे धीरे पीछे सरकते हैं, यानी कि यहाँ कठोर चट्टान है, यहाँ मुलायम चट्टान है, फिर यहाँ कठोर चट्टान है, तो यहाँ से जो मुलायम चट्टान है उसका इरोजन होता है, वाटरफॉल थोड़ा पीछे सरक जाता है। फिर जो दूसरी मुलायम चट्टान है उसका इरोजन होता है, फिर वाटरफॉल थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। ऐसे ऐसे ये पीछे की तरफ है वो खिसकता जाता है और एक अ, पीछे वो हटता जाता है। दूसरे बात करें तो जब चट्टानों की परतें लंबवत अवस्था में स्थित होती हैं तब वाटरफॉल कैसे बनते हैं। इसमें कोमल चट्टानों के बीच में कठोर चट्टानें खड़ी रहती हैं और जो चट्टान मुलायम होती है उसको कठोर चट्टान तोड़ देती है, और कठोर चट्टान के पीछे एक मुलायम चट्टान बच जाती है। ऐसे जलप्रपात लंबे समय तक बने रहते हैं, इसलिए इन्हें स्थायी जलप्रपात भी कहते हैं। ये पीछे की ओर नहीं खिसकते, यानी कि पीछे यहाँ पे मुलायम चट्टान है और यहाँ पे कोई कठोर चट्टान है, और जलप्रपात है वो यहाँ बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रैपिड्स की। जब नदी अपनी युवा अवस्था में होती है तब उसका प्रवाह वो तेज होता है और नदी अपने मार्ग में एक कठोर चट्टान के बाद एक कोमल चट्टान होती है, यानी कि एक पैटर्न होता है जिसमें स्टार्टिंग में एक कठोर चट्टान या मुलायम चट्टान होती है, उसके बाद फिर एक मुलायम चट्टान, फिर एक कठोर चट्टान, फिर एक मुलायम चट्टान, और ये जो पैटर्न है वो चलता रहता है। जब पानी कोमल चट्टानों से टकराता है तब वह अपरदन करता है, जिससे कोमल चट्टान नीचे धंस जाती है, और जब पानी चलता है तब वह कठोर चट्टान से टकराता है और जिससे वह कूदता हुआ प्रतीत होता है। इसी चट्टान के क्रम को हम रैपिड्स है वो कहते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कठोर चट्टान है,
फिर ये मुलायम, फिर यहाँ पे कठोर, फिर मुलायम, फिर कठोर, फिर मुलायम, फिर कठोर, फिर मुलायम, फिर कठोर। और यहाँ से ये जो मुलायम चट्टान है इसका जो वाटर है वो अपरदन कर देता है, और यहाँ से यह उछलता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा में है दोस्तों, ये आप कर लेना। इसमें ड्रेनेज पैटर्न है वो बताया गया है। जब नदी चलती है तो वह कहाँ कहाँ से चलती है और कौन कौन सी आकृति बनाती है, इसे हम नदी के पैटर्न्स या ड्रेनेज पैटर्न वो कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में है दोस्तों, ये आप पढ़ लेना। बाकी ये इसके अंदर तो नहीं आता, पर ये इम्पोर्टेंट जरूर है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, ये अलग अलग पैटर्न हैं जो नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। अगला जो है वो दोस्तों नदी घाटी के मध्य भाग में बनने वाली स्थलाकृतियां है वो है इसके अंदर रिवर। रिवर है अपने मैच्योर स्टेज के अंदर कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाती है वो इसके अंदर है वो बताई गई है। इसके अंदर नदी तीन स्थलाकृतियां प्रकार की स्थलाकृतियां बनाती है। पहली है एलिवेटेड फैन, दूसरी है रिवर मैंडेरियन, तीसरा है ओक्सबो लेक। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं एलिफेंट को, जलोढ़ पंख को। जब नदी पहाड़ों से मैदानों में आती है तब वह ऊपर से बड़े बड़े पत्थर हैं अपने साथ लेके आती है, परंतु मैदानों में आते ही नदी का वेग है वो, गति है वो कम हो जाती है, जिससे वह उन पत्थरों को मैदानों के शुरुआत में ही जमा कर देती है। पहले बड़े पत्थरों को जमा करती है और फिर आगे आगे पत्थर छोटे होते जाते हैं। और जब इस नदी के पत्थरों को जमा कर देती है तब एक पंख के भांति उसकी आकृति है वो बन जाती है। यानी कि ऊपर से नदी जैसे आती है तो वह जो उनको है कंकड़ पत्थरों का है वो जमा करती जाती है, और वो एक शंख के आकार का या पंख के आकार का है वो रूप ले लेती है। कई बार अधिक बार होने के कारण जलोढ़ पंख काफी तीव्र और ऊंचे हो जाते हैं, जिसे फिर जलोढ़ शंकु है वो कहा जाता है। ठीक है, इसमें ये बांगर, खादर, तराई ये सब बताया गया है, ये आप देख लेना। दूसरा जो स्थलाकृति है वो है रिवर मैंडेरियन, नदी विसर्ग। जब नदी प्रौढ़ अवस्था में यानी कि मैच्योर स्टेज में होती है तब वह कम गति से के कारण धीरे धीरे सीधी ना चलकर सांप की भांति है वो टेढ़ी मेढ़ी चलती है। जब नदी सांप की तरह चलती है तब वह बाहर की तरफ अपरदन वह अंदर की तरफ जमाव वो करती है। यानी कि इस तरफ नदी है वो अपरदन करती है और इस तरफ है वो जमाव करती है, जिससे बाहर किनारे पर जल है वो गहरा व तेज होता है, और अंदर की तरफ कम तेज और कम गहरा वो जल उसके अंदर पाया जाता है, जिसे हम रिवर मैंडेरियन कहते हैं। अगला जो स्थलाकृति है वो दोस्तों ओसबो लेक है। गोखूर झील इसे कहा जाता है। जब नदी सांप की तरह चलती है, यानी कि जब ये रिवर मैंडेरियन बनते हैं, चलती है नदी ऐसे सांप की तरह, तब वह बाहर की तरफ अपरदन करती है और अंदर की तरफ जमाव, जिससे धीरे धीरे दो अपरदन जगह है वो आपस में जमाव जगह वो आपस में मिल जाती है। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर इस डायग्राम में देखें तो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे नदी जमाव करती है और यहाँ पे फिर यानी सॉरी यहाँ पे अपरदन करती है, फिर यहाँ पे जमाव करती है। इस तरह से दोस्तों जो ये नदी है यहाँ पे अपरदन करती करती है वो मिल जाती है, और ये टुकड़ा जो नदी का है वो एक तरफ हो जाता है। ठीक है, इसे ही हम ओक्सबो लेक है वो कहा कहते हैं। वकील झील के दोनों ए और बी धीरे धीरे दलदल कीचड़ आदि से भर जाते हैं और झील का ये टुकड़ा है वो अलग हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करें नदी घाटी के निचले भाग यानी कि ओल्ड स्टेज में जो नदी है वो स्थलाकृतियां बनाती है। इसके अंदर नदी है वो चार तरह की स्थलाकृतियां बनाती है। पहला है बाढ़ के मैदान, दूसरा है प्राकृतिक तटबंध, तीसरा है गुम्फित नदी, और अगला है डेल्टा। इनको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले फ्लोड प्लेन यानी कि जो बाढ़ के मैदान है वो जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी का पानी नदी के दोनों तरफ के क्षेत्रों में फैल जाता है और नदी अपने साथ लाए गए अवसादों को वही जमा कर देती है, जिसे बाढ़ का मैदान है वो कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो नदी है उसका पानी वो वेग हो तो थोड़ा सा मतलब नदी के अंदर बाढ़ आती है तो पानी है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और एक
जो बाढ़ का है वो मैदान के रूप में वो अवसाद है वहां जमा हो जाते हैं, जिसे बाढ़ का मैदान है वो कहा जाता है। प्राकृतिक तटबंध। अगला है प्राकृतिक नेचुरल लीव्स। जब नदी के पानी का स्तर बढ़ जाता है तब नदी का पानी किनारों से बाहर जाता है और किनारों पर अवसाद है वो जमा कर देता है। और यही प्रक्रिया बार बार होने के कारण उस नदी के किनारों के ऊपर प्राकृतिक बांध है वो बन जाते हैं। यानी कि नदी बार बार इस यहाँ पे नदी है जो बार बार वो अवसादों को देखें तो नदी यहाँ पे है ना अवसाद है वो बार बार एकत्र करती जाती है और यहाँ पे नदी के जो प्राकृतिक तटबंध है वो बन जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक जो बांध सी के रूप में कार्य करते हैं। अगली जो है दोस्तों इसके अंदर गुंफित नदी। जब नदी ओल्ड स्टेज में होती है तब वह अपने साथ अवसाद का ज्यादा भार है वो नहीं लेके जा सकती, इसलिए वह नदी के बीच में ही अवसादों का वो छोड़ देती है, जिससे नदी अनेक धाराओं में बट जाती है। यानी कि अवसाद है वो नदी नहीं आगे लेके जा सकती और वो नदी के बीच के अंदर ही उन अवसादों को एकत्र है वो करती जाती है। नदी के बीच ये अवसाद दूर से देखने पर टापू के जैसे वो दिखाई देते हैं, जिसे हम रिवर आइलैंड भी कहते हैं। ठीक है, मंजूली आइलैंड है जो असम में है, वो इसका एक उदाहरण है। अगला जो इसका करती हैं दोस्तों उसके अंदर हम डेल्टा को देख लेते हैं। डेल्टा, जब नदी समुद्र में गिरने वाली होती है तब वह अपनी सारी शक्ति ऊर्जा को खो देती है और उसके पास पानी कम व अवसाद ज्यादा होते हैं। और अवसाद ज्यादा होने के कारण नदी कई ब्रांच में वो बट जाती है और इसी से होता है वो डेल्टा का निर्माण। ठीक है, इस त्रिभुजाकार स्थल रूप को डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि नील नदी के डेल्टा की आकृति यूनानी भाषा के डेल्टा इस तरह का जो अक्षर है उससे मिलती है। विश्व में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा 1,25,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ा डेल्टा है। विश्व के सभी नदी है वो विश्व के अंदर डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे नदी से बनने वाले स्थलाकृतियां। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और ये दोस्तों पूरे ही नोट्स हैं वो हिंदी में हैं। अगर आप चाहते हैं कि नोट्स है वो इंग्लिश में भी आए तो आप बता सकते हैं, इनको इंग्लिश के अंदर भी मैं इनकी वीडियो है वो बना दूंगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नए टॉपिक के अंदर, एक और नए टॉपिक को हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद।